कि वो बैंक को रिप्लाई करे, और बैंक को अगर समझ में आता है तो बैंक उसके अगेंस्ट जो चार्जेस लगाए हैं वो ड्रॉप भी कर सकता है। देखिए, जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के बीच का जो टाइम है वो एक इंटरकोलरी स्टेज होती है। इसके अंदर आपका कोर्ट में जाना व्यर्थ है। कोर्ट ये कहेगी कि भाई साहब, अभी आपकी किसी राइट या लायबिलिटी का तो खनन नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक आपको इंटीमेशन दिया गया है। तो इंटीमेशन के बेस पे आप कोर्ट में कैसे आ सकते हैं? आप कोर्ट जा सकते हैं जब आपको नोटिस आता है या आपके ऊपर एक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 ऑफ सरफासी एक्ट। अब बोरोअर क्या कर सकता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 के तहत अगर उसके ऊपर एक्शन होता है? तो देखिए, वो डीआरटी में जा सकता है। सेक्शन 17 और सरफासी एक्ट के तहत वो ये अपील कर सकता है, स्टे ले सकता है, जो भी उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई हैं उसके अगेंस्ट उसको रुकवा लिया जाए। और ये ना सिर्फ बोरोअर बल्कि गारंटर भी जा सकता है, या फिर कोई अफेक्टेड पार्टी अगर इससे है वो भी डीआरटी पे जाके अपील कर सकता है अंडर सेक्शन 17 ऑफ सरफासी एक्ट। देखिए, अपील में वो क्वेश्चन कर सकता है बेसिकली 3 चीज़ें, जो कि पहला है क्वेश्चन कर सकता है उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई हैं अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 ऑफ सरफासी, उसको क्वेश्चन कर सकता है। दूसरा, अगर सेल प्रोसीडिंग्स उसकी स्टार्ट हो गई हैं या हो गई हैं उसको क्वेश्चन कर सकता है। तीसरा, जो सेक्शन 14 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अगर उसके ऊपर कार्रवाई अगर की है वो उसको भी क्वेश्चन कर सकता है। अब ये सेक्शन 14 ऑफ सरफासी एक्ट क्या है? ये एक्ट ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, अगर बैंक ने अप्रोच किया है उनको, तो वो पोजेशन का ऑर्डर दे देगा उनको 30 दिन के अंदर अंदर या मैक्सिमम 60 दिन के अंदर अंदर। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो बैंक को एम्पावर कर देते हैं कि आप बोरोअर की प्रॉपर्टी पे अपना पोजेशन ले लीजिए 30 दिन के अंदर अंदर, या मैक्सिमम एक्सटेंडेबल हुआ तो 60 दिन के अंदर अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं अंडर सेक्शन 17 पावर्स क्या क्या हैं। ये हम समझेंगे 2 केसेस के द्वारा। एक है मारदिया केमिकल्स का केस था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अंडर सेक्शन 17 जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो सेम ऐसे ही है जैसे कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है, मतलब उसकी लीगल वैलिडिटी जो है वो उतनी ही पावरफुल है। तो दूसरा, इसके अंदर अमाउंट को भी क्वेश्चन किया जा सकता है। वो अमाउंट जो कि स्पेसिफाई था सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के तहत जो आपको नोटिस आया, वो अमाउंट को आप क्वेश्चन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 17। एक और केस है लक्ष्मी मिल्स वर्सेस इंडियन बैंक का। इसके अंदर हाई कोर्ट ने 4 बातें कही थी। सबसे पहला है कि जो डीआरटी ट्रिब्यूनल है या फिर डीआरटी अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है उसको पावर दी गई है कि वो इंटरिम ऑर्डर्स निकाल सकता है अंडर सेक्शन 17 और 18। डीआरटी की इतनी पावर है कि अगर बैंक ने इलीगल तरीके से या फिर प्रोसीजर फॉलो ना करते हुए अगर सेल प्रोसीडिंग करी है तो वो उस सेल प्रोसीडिंग्स को वापस ट्रांसफर बैक कर सकता है, मतलब रिस्टोर कर सकता है, या जो पैसा सेल प्रोसीडिंग से आया है प्रॉपर्टी की उसके ऊपर भी कर्व लगा सकता है, मतलब कंडीशन लगा सकता है। बेसिकली आप अंडर सेक्शन 17 के तहत कुछ भी कह सकते हैं, मतलब सारे स्टेप्स कह सकते हैं कि इलीगल है, लेकिन ये डीआरटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसाइड करती है। देखिए, आखिरी चीज कि ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली अगर आप अंडर सेक्शन 17 के तहत अगर आप गए तो आपकी जो बैंक है वो प्रोसीडिंग्स रोक लेगा। अगर आपको स्टे नहीं मिला तो बैंक नहीं रुकेगा, वो अपनी कार्रवाई जो है वो जारी रख सकता है। मतलब कि ये सेक्शन 17 के तहत अगर आपने दायर किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑटोमेटिकली प्रोसीडिंग्स को रोक लेगा। देखिए, अगर कोई पार्टी डीआरटी के ट्रिब्यूनल के फैसले से नाखुश है, अगर वो अपील करना चाहती है तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर
डीआरटी एपेलेट जो अथॉरिटी है उसमें अपील करना पड़ेगा। और जो एपेलेट जो हमारी अथॉरिटी है उसके अंदर इतनी पावर है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो भी गई है किसी के नाम तो उसको ट्रांसफ़र बैक भी कर सकती है। अब बात करते हैं कुछ इंटरिम ऑर्डर्स की। सेक्शन 34 ऑफ सरफासी एक्ट ये कहता है कि अगर कोई केस डीआरटी में लगा हुआ है तो कोई और कोर्ट या कोई और ऐसी अथॉरिटी उस केस को नहीं चला सकती। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए जो है वो गलत तरीके से किया गया है तो हाई कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है, जैसे कि श्रवण दाल मिल्स के केस में किया था। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर तब आ जाती है। फर्दर इसके अंदर इंटरिम रिलीफ आपको तब भी मिल सकता है अगर वो कहता है कि मैं अपनी ईएमआई को जो है वो रेगुलराइज कर दूंगा, तो उस बेसिस के ऊपर भी इंटरिम रिलीफ उसको मिल सकता है। कुछ बायर्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स का भी कुछ उपयोग करते हैं। वो आर्टिकल है 226 और 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 226 ये एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो किसी पर्सन, अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कोई ऑर्डर निकाल सकता है अगर कोई रिट पिटीशन जैसे हबीस कॉर्पस की या और किसी तरीके की रिट पिटीशन फाइल की गई है। तो दूसरा आर्टिकल 227 ये कहता है कि हाई कोर्ट की पावर जो है वो सुप्रीम है एज कंपेयर टू जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी लोअर कोर्ट्स आते हैं। देखिए, अगर बोरोअर लगाता भी है हाई कोर्ट में अंडर दिस आर्टिकल कोई रिट पिटीशन फाइल करता भी है तो नॉर्मली जो है वो हाई कोर्ट इसको अवॉइड करता है। वो हाई कोर्ट उस वक्त ये कहता है जो और लीगल रेमेडीज जो अवेलेबल है पहले वो एग्जॉस्ट कर ले तब वो उनके पास आए। बट कुछ बोरोअर्स जो हैं तब भी प्रेफर करते हैं इसको। उसके बेसिकली 3 कारण हैं। नंबर 1 कि जो डीआरटी है अगर वो डीआरटी के पास जाता है तो डीआरटी में फीस होती है, लेकिन हाई कोर्ट में अगर रिट पिटीशन फाइल करते हो तो उसकी कोई सब्सटेंशियल फीस नहीं होती। दूसरा, डीआरटी बड़ा टाइम बाउंड होता है, जबकि अगर कोई रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर करता है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तीसरा ये है कि बोरोअर को ये लगता है कि अगर वो हाई कोर्ट में चला जाएगा तो उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो जो भी डीआरटी में चल रही है वो रुक जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। और आखिरी में दोस्तों कि अगर आपके ऊपर कोई मनी रिकवरी का या फिर ऐसा कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अगर केस दायर करता है बैंक, अगर आपकी ईएमआई बाउंसिंग हुई है तो आप उस केस को लड़ें। और अगर आप वाकई में अगर आपके पास दिक्कत है तो आप अपने आप को इंसॉल्वेंट भी घोषित कर सकते हैं। इस बेसिस पे भी केस लड़ा जा सकता है। तो इस वीडियो में अब तक इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।